Okay, so today I have to discuss on atomic structure and quantum chemistry basic part also, that is part 3. Okay, so previously I took two classes. So on that classes I already described about electron, proton, neutron, atomic theory, Rutherford model, Bohr's model, and also their limitation. Okay, so now today I have to start with the next part. Okay, okay. So there must be the homework was also given in previous class. What was the homework? That is homework is, if electrons are exist as particle. The question was, that is, electron if exist as particle, so why they show interference, diffraction and this type of property. Okay, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का ही हो तो वो क्यों डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दिखाएगा, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन. वो क्या था, होमवर्क था आप लोग का. तो ये बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का ही हो तो पार्टिकल कभी भी डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा, पर इलेक्ट्रॉन तो शो करते हैं, राइट? पर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल नेचर का है, तो क्यों वो शो करेगा, राइट? तो देयर मस्ट बी ए कन्फ्यूजन इज देयर, राइट? इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है. क्यों पार्टिकल नेचर है? उसका पार्टिकल नेचर हम डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारा मॉडल है जहाँ से हम क्या जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है, राइट? रदरफोर्ड ने भी वो ही बोला, बोर्स भी वो ही बोला, उसके बाद सोमरफेल्ड भी वो ही बोला, उसके बाद इसके बाद आप जानोगे कि आइंस्टाइन ने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है. तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर का ही हो तो पार्टिकल का ही तो प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, राइट? पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये तो पार्टिकल का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होता है. पार्टिकल कभी भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा. अगर दिखाए भी, फिर भी आपका इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न आता है डिफ्रैक्शन में या इंटरफेरेंस में, वो पैटर्न कभी भी कोई पार्टिकल नहीं दिखाता है, ठीक है? एक बात क्या है, सोचो आप रिएक्शन किया है, ठीक है? तो आपका पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादातर लोकलाइज्ड होगा, ठीक है? पर आपका जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, ये दोनों जो आता है, वहाँ से आप देखोगे वहाँ पर आपका जो फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपको ये नहीं बोलेगा वहाँ पर कोई लोकलाइज्ड कुछ है, वहाँ पर कोई डी लोकलाइज कुछ है, जिसका कोई पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है, ठीक है? सपोज एज फॉर एग्जांपल, आपको क्या बोलते हैं, सोचो आप कोई भी टीम के रिप्रेजेंट करके आप खेलने गए हो. क्या खेलने गए हो? फुटबॉल खेलने गए हो, ठीक है? यू रिप्रेजेंटिंग योर टीम, सपोज योर टीम नेम इज ए, राइट? बट when you doing the game, there must be most all the people saw that you never prevent the opposite team, okay? Even you help them, okay? So what is the thing they should be thought on that time, राइट? आप सोचो, आप ए टीम कोई भी नेम हो, ए टीम सपोज ABC टीम, वहाँ का रिप्रेजेंट करके उस टीम से आप खेलने गए हो. पर आप जब आप मैच में खेल रहे हो, तब सब लोग देखा कि आप अपने टीम को सपोर्ट नहीं किया, आप दूसरा जो टीम है उसको सपोर्ट करके उसको हेल्प कर रहे हो. तो वहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा? आप खुद की टीम में हो, पर आप खुद की टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे कि आप खुद के टीम के लिए आप बड़ा सा प्रॉब्लम हो गए हो. ऐसा होता है ना? तो यही बात इलेक्ट्रॉन का भी है. इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का है, ठीक है? पर वो पार्टिकल्स का तो नेचर नहीं दिखा रहा है. उसका जो भी डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, मैं एक डिटेल लेक्चर दूंगा, वो
उसमें हम बोलेंगे कैसे इंटरफेरेंस आता है, कैसे डिफ्रैक्शन आता है, वो बात अलग है, क्योंकि वो CSIR नेट बोलो, MSc बोलो, BSc में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि पार्टिकल का तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया है वो पार्टिकल नेचर के साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका टीम के जैसा, टीम के और अगर ना जाए तो लोग क्या करेंगे आपके अंदर में जो भी हो, आप अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप अच्छे खेला हो, आप खुद का बेस्ट दिया हो, आप समझ में नहीं आया आपको कैसे खेलना है, जो भी वगैरह वगैरह एक्सक्यूज़ हो, ज़्यादातर लोग आपको जज ही करेगा, तब क्या बोलेगा, राइट। तो वो ही थिंग्स इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है कि ज़्यादातर लोग, तब सब साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को जज करने शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन के जज मतलब रिसर्च करने शुरू कर दिया। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन, प्लैंक गिव द वन हिंट अबाउट दिस confusion. मैक्स प्लैंक, ही इज़ द फेमस साइंटिस्ट। ओके, तो वो जो साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, वो एक सॉल्यूशन दिया कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। ठीक है, उसका वेव नेचर है, और उसका इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लैंक्स थ्योरी, वहाँ पर क्या बोला है, दैट इज एनर्जी इक्वल टू h न्यू इक्वल टू hc/λ। ओके, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, या इलेक्ट्रॉन को आप कोई भी एक स्टेट से दूसरा स्टेट में लेकर जा रहे हो, कोई भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो आपको जो भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपको एक तो सफिशिएंट एनर्जी लगेगा, यू हैव सम सफिशिएंट एनर्जी। ओके, तो दिस सफिशिएंट एनर्जी शुड बी इक्वल टू h इंटू न्यू, h इंटू न्यू। इस h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 6.0 इसको 10⁻34 6.6 10⁻34 minus 10⁻34 I think 10⁻34 joule second, and also 6.6 into 10⁻27 arc second. Okay, this is the value, and nu is the frequency. Okay, nu is the frequency. That is, now your question can become, what is frequency? I will tell, no problem. That is hc/λ. Lambda is a wavelength. Lambda is a wavelength. And c is the light velocity. C is the light velocity. Okay, light velocity. Okay, clear? Next. Now, the question is, what is wavelength? Suppose any magnetic field that should be goes this way. There must be wave is there. Okay. So always remember this peak to this peak. That are same phase. Plus, plus, minus, minus. Phases are same. This distance are called as lambda. Okay. This distance are called as lambda. And always remember, there must be a certain cycle, this cycle, that if this cycle is complete per second, if you represent, जो एक cycle होता है वो per second में कितना per second के with respect to per second कितना cycle जा सकता है एक वेव, वो अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एज ए फ्रीक्वेंसी। ओके, so this is wavelength and this is frequency. Wavelength, that means your one peak to other peak, that is suppose two cast, or you can say जो नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, पर दो कास्ट या दो पिक
का जो आपस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लैम्डा और वेवलेंथ। ओके, और आपका जो एक साइकिल होता है, एक अप्स एंड डाउन्स होता है, उसको पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में अगर आप बोलो कितना साइकिल वो कवर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं न्यू और फ्रीक्वेंसी। Now the question is come, that is nu bar means what? That is called wave number. Wave number is nothing but that is a reciprocal of lambda. Wave number is nothing but that is a reciprocal of lambda. Okay. So from the equation we get the value that is equal to hc. Sorry, h nu. You can say hc by lambda or you can say hc nu bar. So this is the all over Planck equation that can be called as Planck equation. Okay, clear? Next. Okay. Now the question is, what is wavelength? It is the distance between two successive केस्ट। मैंने जो बोला केस्ट बोला, ये जो होता है इसको बोला जाता है केस्ट। दो केस्ट के आपस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा बोल सकते हैं, या फिर ए जो होता है जो नीचे वाले होता है उसको बोला जाता है ट्रॉप्स। तो दो ट्रॉप्स का डिस्टेंस को भी बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, दो केस्ट का अंदर का जो डिस्टेंस उसको भी लैम्डा बोला जा सकता है। दो ट्रॉप्स का जो अंदर का जो डिस्टेंस उसको भी हम बोल सकते हैं लैम्डा। ठीक है, तो आप ए भी बोल सकते हो, ये भी लैम्डा है। ठीक है, क्लियर? ऐसे कि आप ये भी बोल सकते हो, ये भी लैम्डा है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट ड्रॉप्स ऑफ ए वेव। तो दिस इज अ वेव। तो वेव लेंथ मतलब क्या होता है? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव केस्ट और कर्व्स ऑफ वेव। दैट मीन्स सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक। ठीक है, आपको फर्स्ट लेना है और सेकंड लेना है, आपका ये नहीं है, आपका एक धारावाहिक रहेगा, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो एक केस्ट के बाद दूसरा केस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लैम्डा, और एक ड्रॉप्स के बाद दूसरा ड्रॉप्स के अंदर जो डिस्टेंस बोला जाता है उसको भी बोला जाता है लैम्डा। ओके, नेक्स्ट वन, वेव नंबर, वो भी यहाँ पर ही लिख देते हैं। वेव नंबर दैट इज मस्ट बी न्यू बार। ऑलवेज रिमेंबर न्यू बार इक्वल टू 1 by lambda. U bar equal to 1 by lambda, and it is defined as the reciprocal. Reciprocal मतलब क्या होता है? Inverse. Okay, reciprocal of wavelength. Okay, so wave number is nothing but that is a reciprocal of wavelength. You only reverse this value. Okay, so you get the reciprocal. That is wave number. Okay, clear? Okay, next. Now their question is come, what is frequency? Frequency can be, you remember the unit may be centimeter inverse, maybe meter inverse, maybe you can say hertz. Okay, clear? Next, so frequency, it represents the number of waves which passes
to a given point in 1 second, क्योंकि मोस्टली वी हैव टू कंसिडर मोस्टली फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. ओके, हमको देखो टाइम हम सब कुछ ही यूज़ कर सकते हैं. हम आवर के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, मिनट के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, डे के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, ईयर के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं. पर ये बात याद रखना, आपका जब भी माइनर चीज़ को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ट्राई करोगे कि सबसे छोटा वाला यूनिट आपको कंसिडर करना है. ठीक है, तो ये जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स होता है या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर क्या होता है, हम माइक्रो लेवल का कंसिडर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. हम मैक्रो लेवल को लेकर ज़्यादा नहीं बोलते हैं. तो वहाँ पर एक एक सेकेंड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक एक सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है जाता है. तो इसलिए देयर मस्ट बी मोस्टली कंसिडर सेकेंड इनवर्स सेकेंड एज ए टाइम यूनिट, सेकेंड इनवर्स एज ए सेकेंड एज ए टाइम यूनिट. ओके, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस. ओके, तो पार्ट सेकेंड अगर आपको ये देखना है एक साइकिल और एक होल वेव, देखो there must be so many wave that should become. To remember that this wave, so you can write this half as a this also. Okay, okay, so this is a complete cycle, or you can say this is a complete wave. Okay, so the number of waves that should be covered by a part second are called as wave number. एक एक सेकेंड से कितना वेव वो कवर कर रहा है उसको डिफाइन करता है क्या, फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन, वेलोसिटी. अगर वेव हो तो उसका तो एक वेलोसिटी होगा. ऑलवेज रिमेंबर वेव हैविंग सम वेलोसिटी. ओके, राइट. बट क्योंकि वेव जितना जल्दी जा सकता है उतना जल्दी कोई भी पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो ऑब्वियसली वेव का तो वेलोसिटी एक बड़ा सा टर्म होता है, राइट. देयर मस्ट बी वेलोसिटी हैविंग द इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ वेव. व्हाई? बिकॉज obviously wave goes faster, right? That's why sound wave go faster, light wave go faster, right? Wave having always faster rate to go, so that's why there must be velocity is very important. So velocity is nothing but that is a distance covered in 1 second. Mostly we have to consider the distance that should be covered per with respect to 1 second. एक सेकेंड में कितना जा सकता है. ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है वो मोस्टली वी हैव टू कंसिडर सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हम सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं. और यहाँ पर हम लाइट वेलोसिटी कंसिडर किया, तो लाइट वेलोसिटी क्या होता है, 3 into 10 to the power 8 I think meter per second, and 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. Okay, clear? That is a light velocity. Next, now we have to consider amplitude. What is amplitude? If you consider there must be a wave is there, so the height, this height is called as amplitude. ओके, जो एक एक कास्ट का जो हाइट होता है उसको बोला जाता है क्या, एम्पलीट्यूड. तो इट इज द हाइट ऑफ द कास्ट. ओके,
or you can say also similarly depth of the dot of the wave. Okay, up ठीक है। तो देखो इसको बोला जाता है क्या, हाइट ऑफ कास्ट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ ऑफ ट्रफ, that is also signified as a amplitude. So both can be said and both can be same. Okay, next. Okay, next one. Photo electric effect. क्या होता है, यहाँ पर सोचो कोई भी मेटल सरफेस होता है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी रेडिएशन आएगा, वो रेडिएशन क्या होगा, इच नहीं होगा, वहाँ से लौट के जाएगा आप एम स्क्वायर। वहाँ पर कुछ वर्क फंक्शन भी होगा, वर्क function, right? There must be a metal surface, there must be some amount of radiation that should be imparted on the metal surface, and electron should be ejected, okay, and having the kinetic energy half mv square. जो भी electron, when the electrons that should be go from the surface having some kinetic energy, and that's why they are having in motion and they are ejected, and their kinetic energy is half mv square, you know that. And there should be some amount of work has to be done, and then this all over the things that should be there, this work done is nothing but that is a work function, it's nu zero. Okay, nu zero is the threshold frequency to eject the electron, the minimum amount of frequency that should be needed to eject the electron. Okay, so already you know in metal having the electron c model, electron c model, you know इलेक्ट्रॉन का सी वहाँ पर होता है, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड इन मेटल सरफेस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल देखोगे हम जब केमिकल बॉन्डिंग कराएंगे तब दिखाएंगे वहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जो मेटल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लूजली बाउंडेड होता है, इसलिए मेटल हैविंग द मेटालिक क्लस्टर, मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रिक एंड हीट कॉन्डक्टिविटी, उसका कॉन्डक्टिविटी नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, एंड ऑल्सो ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो लूजली बाउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या होता है, कैटायन होता है, एंड इवन देयर मस्ट बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दे कैन ईजिली इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, बाहर का सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी तो नॉन मेटल यूज़ नहीं होता है यहाँ पर। In this experiment, no non-metals are used. Why? Because there must be no electron C model is there. No electrons are loosely bounded in the surface. So electrons never be ejected. Okay, so that is the reason. Okay. So this is the phenomena in which the beam of light of certain frequency that should be falls on the surface of the metal and electrons that should be ejected from it. And this phenomena is called as photoelectric effect. This is the phenomenon in which beam of light of certain frequency falls on the
surface of metal and electrons are ejected from it. Okay. So it is a phenomena in which the beam of light of certain frequency that actually falls on the metal, and that's why electron get excited, having some energy, and they should be ejected from it. And this phenomena is called as photoelectric effect. Due to photon energy, due to h nu, this all over the things that should be going on. That's why this is called photoelectric effect. This can be done in photon energy presence, and this can be the electronic property. That's why this is called photoelectric effect. You can see. ओके यहाँ पर आपका फोटो एनर्जी देना पड़ता है. देखो फोटो एनर्जी बोलकर आप एच न्यू बोल सकते हो, जहाँ पर एच न्यू मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है. एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. उसको आप कोई फोटोन पार्टिकल भी बोल सकते हो. ठीक है, वो फोटोन पार्टिकल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसको आप क्वांटा भी बोल सकते हो. तो इसका डिफाइंड यूज़ होता है, कहाँ पर क्या यूज़ करना होता है. अगर आप फोटो एनर्जी बोलो तो बाहर वो फोटो एनर्जी यूज़ करके आप क्वांटम केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री, फिजिकल फोटो केमिस्ट्री पे अच्छा खासा आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ पर बोल सकते हो. अगर आपको क्वांटा बोलना है तो क्वांटा बोलने के लिए आपको क्वांटम केमिस्ट्री यूज़ करना पड़ेगा. वहाँ पर आप बोलोगे तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और हायर जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, वहाँ पर क्वांटा यूज़ करके आप बोल सकते हो. एंड ऑल्सो फोटोन जो बोलता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इन बायोलॉजी टर्म में. कहाँ, फोटोसिंथेसिस में. वहाँ पर देखोगे फोटोन बोलता है. फोटोन के वजह से कोप्लास्टिड में कोफिल जो होता है वहाँ पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एंड उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है. तो ऑन दैट प्रोसेस, ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, देयर मस्ट बी, वी कैन यूज फोटोन. ओके, photosynthesis is not a part of chemistry, but yes, their mechanism, their dark process, the light phase, dark phase, the reactions, PGLD, PGA, all of the things that should be used in chemistry, and there must be for in biology, photosynthesis, all the process. If you want to learn, there must be, you need chemistry also. Okay, so that's why. Okay, this is the thing. So photoelectric effect is there. It was first observed by Hodge, but Einstein gave this the idea that photoelectric effect photoelectric effect is basically by Einstein. Okay, give the idea that particles having both particle and wave nature. देयर मस्ट बी सो थिंग्स आर देयर. बुक टू बुक वो वैरी होता है. कोई बुक में ये बोला जाता है कि वो बोला पहले, वो बोला बाद में. तो दिस इज़ नॉट सो मैटर, बट येस, आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादातर बुक में प्रेफर करता है. तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है फिजिकल केमिस्ट्री का देखोगे, पूरी शर्मा पठानिया, या फिर आप पीटर एटकिंस देखोगे, या फिर आप केल कपूर देखोगे, वहाँ पर जो भी लिखा होता है उसको स्टैंडर्डाइज मानकर आप लिखोगे. ठीक है, क्योंकि वो जितना स्टैंडर्ड बुक आप प्रेफर करोगे आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा. यही बात है. तो नाउ, तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देयर मस्ट बी द इक्वेशन इज E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट, प्लस W0. So this is W0, the initial work have to be done. Okay, W0, that is the required मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन. आपको जो मिनिमम रेडिएशन देना पड़ेगा तब रिएक्शन होगा. सपोज एज फॉर एग्जांपल आप कोई भी घर में घुस गए और आपका बहुत इच्छा है वहाँ का मेंबर में आपस में लड़ाई कराने का, राइट. तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उस लोग को क्या करना पड़ेगा, उसकाना पड़ेगा ना. वही तो ज़्यादातर लोग, बाहर का लोग, बहुत लोग ऐसा करता है. तो आप भी कर सकते हो, जो भी हो. तो वहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा. तो वैसा ही कहाँ पर होता है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होता है. तो देयर मस्ट बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैव टू बी नीडेड, देन इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एक्साइटेड, देन इलेक्ट्रॉन शुड बी इजेक्टेड.
Okay. 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 तो काइंड एनर्जी काइंड एनर्जी मतलब क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, एच न्यू होता है। इसका मतलब क्या होता है, एच न्यू जीरो होता है। न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो, एच न्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू जीरो। आप ये भी लिख सकते हो। यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू जीरो, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट नाउ यू टू नो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन में देखा गया हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 होता है, पर वहाँ पर आप एट द वेरियस टाइप ऑफ डिफाइंड रीजियन यू गेट सो मेनी एनर्जी डेविएशन एंड सो मेनी इलेक्ट्रॉन जंप कैन बी देयर। हायर में चला जाता है, 1s ऑर्बिटल हो सकता है, पर वहाँ पर और भी बहुत सारा एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर से रिवर्ट बैक करता है। ठीक है, अगर ए2 हो और E1 हो, if this is E1 and if this is E2, electron are present here, so that should be jump and then again go back. Okay, so there must be sufficient amount of energy have to be released, and that's why there must be so many spectra that should be developed, and that is called emission spectrum, which have to be emitted, and when the absorption of energy is there, that is called absorption spectrum. Okay, clear? Electromagnetic spectrum may be emission or absorption spectrum on the basis of energy absorbed or emitted. An emission spectrum obtained when substance emit radiation. Okay, after absorbing energy, if some amount of energy have to be needed, then it go E2. And then some amount of energy have to be released, and there must be it get back to their previous state. So there must be sudden amount of energy first absorbed and then that should be released. So absorption spectrum and emission spectrum. Okay, clear? Next, I will give the notes. Okay, give me some time, I will give you. Okay, so there must be so many region can be developed due to this, because not there must be only the one energy level is there, there must be so many energy level are there. Okay, an electron can be jumped this way and revert back to this, electron can be jumped from this way and revert back to this, electron can be jumped from this way and revert back to this. So many energy transition is there and corresponding regions are there, and on the basis of this so many line can be developed for हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बहुत सारा लाइन इसलिए डेवलप होता है। ओके, लिख लो। फर्स्ट वन गामा रे, that goes to radioactive region. That is lambda value 0.01 to 0.1, that is angstrom. Okay, next one X हाँ, ये ना रेडिएशन का समरी है। ठीक है, पहले मैं रेडिएशन दिखा देती हूँ, उसके बाद फॉर मेटल लीमेन पैशन सीरीज वो हम दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर मेटल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स, तो साइंटिस्ट रॉन्जन फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन दिस। ओके, तो देयर मस्ट बी ही नथिंग बट ही टेक सम स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट शुड बी instrument that should be developed. Electron can be heated and electron can be strike on this, and there must be X-ray can be released. Okay, so this is the experiment. I will give the experiment details if you need, but this is not so important for the point of view any exam. That's why I never said that and skip this. Okay, so for metal, when
and electron strikes on it, on that case X-ray can be developed, and that is the value is 0.1 angstrom to almost 150 angstrom. Okay, next one, you know, UV you know that is almost 200 to 400 nanometer range is there. Okay, and that is the value in angstrom, that is 150 to 3,800, and that is basically sun ray. You know that from sun there must be UV ray that should be come in our earth, इन हम लोग का जो पृथ्वी होता है वहाँ पर क्या होता है, सनलाइट से यूवी आता है, पर कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन, O3 का जो लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है, राइट. बट नाउ डेज व्हेन यू यूज टू मच परफ्यूम, टू मच यूज रेफ्रिजरेटर, और बहुत सारा रेफ्रिजरेटर होता है जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है. Nowadays so many refrigerators are there where chlorofluorocarbon or CFCs are used, and these CFC are responsible for breaking of ozone layer, and that's why the harmful UV ray that should become in our earth, and there must be so many harmful effects are there. Skin cancer is normal, can be seen in our body. Okay, so this is the thing that is there. Next one, visible, that is almost 400 to 800 nanometer range, and that is angstrom value, that is 3,800 to 760, sorry 7,600, and that is Stark's arc lamp. So visible range, always remember vivid gear, and there must be we can see this range. Okay, our eye is oriented in such a way that is we have to see only the visible region light. Okay, जो भी आपका जितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो वहाँ पर आप देखोगे आप सिर्फ विजिबल रीजन देख पाओगे, क्योंकि हम लोग को जो गॉड बोलो या नेचर बोलो वो वैसे ही बनाया. ठीक है, सब स्पेसिस का कुछ खासियत होता है. हम लोग का खासियत है कि हम लोग फिजिबली देख सकते हैं, यूवी नहीं देख सकते, गामा नहीं देख सकते, एक्सरे को भी नहीं देख सकते. इवन एक्सरे मशीन के नीचे आप लेट जाओ, आपका बोन्स सब कुछ स्कैन हो जाएगा, फिर भी आप एक्सरे नहीं देख पाओगे. ये हम लोग को गॉड नहीं दिया, ठीक है, नेचर नहीं दिया. ओके, IR रे जो होता है उसका जो लैम्डा रेंज होता है वो 7,600 to 6 to 10 to the power 6 होता है, और उसको हम कहाँ पर देख सकते हैं, इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव्स होता है उसका वैल्यू एंगस्ट्रम में 6 into 10 to the power 6, 2 क्या होता है 3 into 10 to the power 9 होता है. वहाँ पर कहाँ पर दिखाया जाए, क्लाइस्टन ट्यूब, ये सब सोर्स है, अच्छे से लिख लो क्योंकि इंटरव्यू में बोलता है, पूछता है. ठीक है, क्लाइस्टन ट्यूब. और रेडियो वेव्स जो होता है, रेडियो वेव्स उसका जो वैल्यू होता है वो 3 into 10 to the power 14 होता है. ये क्या होता है, लैम्डा है, लैम्डा है. ठीक है, एवं लिखने का जगह नहीं है, लैम्डा है. और उसका क्या होता है, वो कहाँ से जनरेट करता है, फ्रॉम एंड AC करंट. ठीक है, AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका DC मतलब फिक्स्ड होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आई थिंक जो डायरेक्शन वो चेंज होता जाता है. तो करंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो ये सब सोर्स होता है. मिडिल वाला सोर्स है, जो राइट साइड है वो लैम्डा है, जो लेफ्ट साइड है वो एक रेंज है. ठीक है, ओके नेक्स्ट. तो कितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम जब आप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो गामा रे है वो किस काम में हम यूज़ करते हैं, मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी में. मॉस-बावर का स्पेलिंग देख लेना, मॉस-बावर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है. एक्सरे जो यूज़ होता है वो आप लोग का जो स्कैन होता है, जो बोन का कई जगह अगर फ्रैक्चर हो जाए तो एक्सरे करना होता है. ठीक है, यूवी जो होता है, यूवी एंड विजिबल दोनों ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है. वहाँ पर आपका कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कलर डेवलप हो रहा है नहीं है,
कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होता है जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली वी हैव टू स्टडी इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा एक चैप्टर है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। पर फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली आप पढ़ोगे रोटेशन स्पेक्ट्रम मतलब IR, रोटेशन मतलब माइक्रोवेव, वाइब्रेशन मतलब IR, और थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ज़्यादा और कुछ नहीं। आप जब ऑर्गेनिक में चले जाओगे तब आपका ये रोटेशनल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। वहाँ पर वाइब्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा IR, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना पड़ेगा UV विजिबल, एंड ऑल्सो आपको पढ़ना पड़ेगा NMR पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। NMR क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। पर आप जब इनऑर्गेनिक में चले जाओगे तब NMR कम आपको पढ़ना नहीं होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ESR, वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, और मॉस पावर पढ़ना पड़ेगा, मॉस पावर गामा रे होता है। तो इसलिए एक ही चीज़ बट एक एक जो भाग होता है वहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इनविजिबल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। जो विजिबल होता है, विजिबल हो गया। आपका जो इंफ्रारेड होता है IR, उसको हम ज़्यादा देखते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन माइक्रोवेव जो होता है उसको IR में वाइब्रेशन मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो जो वगैरह वगैरह होता है, बेंडिंग, ये सब देखते हैं, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव में हम क्या देखते हैं, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। आपका एक होता है रेडियो वेव्स, वो रेडियो वेव्स में क्या होता है, NMR होता है, ESR होता है। NMR क्या क्या होता है, NMR बहुत सारा होता है। NMR जैसे 13 कार्बन NMR होता है, 1H NMR होता है, फॉस्फोरस NMR होता है, फ्लोरीन NMR होता है। पर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन NMR, 1H NMR। नेक्स्ट सेकेंड में यूज़ करते हैं हम 13 कार्बन NMR, ओके। और ESR और EPR एक ही है, वहाँ पर आपको रेडिकल स्पीसीज का एनालाइज करना पड़ता है, वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी में होता है। तो ये सब हो गया थोड़ा बहुत चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन बोर्ड्स मॉडल एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, जो आपको मैंने बोला कि लीमैन पैशन ब्रैकेट हम कराऊंगे, हाँ हम करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट आई विल प्रैक्टिस ऑन इट। So emission spectrum of hydrogen, no, don't worry, I will teach next day. And then de Broglie principle, Bohr's theory, Sommerfeld theory, and